गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजयलक्ष्मी और आज हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इस तरह फ्रांस के अंदर है वो रिवॉल्यूशन हुआ था और जो पब्लिक है उन्होंने जो लोग राजा का विरोध किया था और क्या क्या प्रोसीजर्स हुई थी सारी चैप्टर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना और साथ साथ में बुक से भी आप लोग। तो सबसे पहले इवेंट फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो इवेंट था 14 जुलाई 1789 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये डेट आपको बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, तो 14 जुलाई 1789 को, आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब इस प्रोसीजर के अंदर क्या क्या घटनाएं हुई और कैसे कैसे हुई ये सारी हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे। स्टॉर्मिंग ऑफ प्रिजन्स, जो कि कैदी थे उनको किस तरह से उन्होंने आज़ाद किया और कैदियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता था। डिमोलिशिंग ऑफ फॉरेस्ट, जो राजा का महल था ब्रेस्टिल फोर्ट जिसको बोलते हैं बेस्टिल फोर्ट्स, उसको इन्होंने डिमोलाइज कर दिया था, हटा दिया था। तो इसको क्यों हटा दिया? ये जो राजा का महल था, ठीक है, जो फॉरेस्ट था बेस्टिल का जो दुर्ग था, उसको हटाने के पीछे जो उनका मकसद क्या था कि एक राजा का महल तोड़ दिया तो क्या हो गया, है ना। लेकिन इसका ये था कि ये जो राजा की पावर जो थी ना उसको इफ़ेक्ट कर रहे थे। उसके बाद में रायोटिंग इन पेरिस एंड कंट्री साइड्स, तो पेरिस और उसकी जो आसपास का जो एरिया है उसके अंदर किस तरह की जो घटनाएं हो रही थी वो देख लेंगे। और वही ऑल थिंग्स हैपन, और ये सारी चीज़ें हैं वो क्यों हुई थी, इसका कारण क्या था, मेन जो रीज़न था वो क्या था, ये सारा का सारा हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी से पहले हम एक छोटी सी चीज़ देखते हैं कि उस टाइम में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी उस टाइम जो राजा है वो कौन थे। तो इन 1774 के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 के अंदर, और 1774 के अंदर जो किंग बने थे लुई 16, जो बर्बन फैमिली से रिलेटेड थे। ठीक है, जैसे मुग़ल होते हैं वैसे ही ये जैसे डचेस होते हैं, तो ये बर्बन जो है ना उस टाइम के वहाँ का राजवंश का नाम था। ठीक है, बर्बन फैमिली से रिलेटेड थे लुई 16, और उनकी शादी हुई थी, ये मैरिड थे ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से। तो इनकी शादी हुई थी ऑस्ट्रियन राजकुमारी मैरी एंटोने से। तो ये जो डेट्स है वो आपको ध्यान में रखनी है। 1774 को जो किंग थे उस टाइम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम जो किंग थे लुई 16 थे, और ये कौन सी जो फैमिली से रिलेटेड थे, बर्बू। तो ये जो छोटे छोटे फैक्ट है ये आपको याद रखने हैं, वन लाइनर क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं फ्रेंच सोसाइटी, जो फ्रेंच की जो सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18 सेंचुरी, उस टाइम जो है 18 सेंचुरी के अंदर जो है, अभी देखिए 18 सेंचुरी को हम किस तरह से देखेंगे। 1701 से लेके 1799 तक ये आता है 18 सेंचुरी के अंदर। ठीक है, तो इस जो टाइम पे जो किस तरह की सोसाइटी थी, लोग कैसे रहते थे और क्या क्या कंडीशन थी, तो इसके अंदर देखते हैं कि जो सोसाइटी जो है ना वो डिवाइडेड थी, 3 स्टेट्स के अंदर डिवाइड थी सोसाइटी, डिवाइडेड इन स्टेट्स। स्टेट होते हैं छोटे छोटे, जैसे अलग अलग कैटेगरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड थी। फर्स्ट स्टेट बोलते थे क्लर्गी। क्लर्गी होते थे जो चर्च से संबंधित होते हैं ना, जो चर्च का काम करते थे। जैसे अभी अपन देख लेते हैं राजा के टाइम में प्राइस्ट, वो पुरोहित जिसको बोलते पुजारी, तो उसी से जो चर्च का काम करते थे और राजा को हेल्प करते थे, सजेशन देते थे, और राजा जो है वो सारा काम उन्हीं की मतलब सलाह पे करते थे। तो हमारे इंडियंस में भी यही होता था, पुरोहित का जो पद होता था, पुरोहित की जो पोस्ट होती थी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। राजा के बाद में जो इम्पोर्टेंट पोस्ट होती थी वो पुरोहित की होती थी। राजा अपने अंडर में एक पुरोहित रखते थे, वो पुरोहित है उनको हर चीज़ के अंदर सजेशन देते थे, सलाह देते, तो राजा है वो उनके अकॉर्डिंग वर्क करते थे। तो फ्रांस के अंदर भी जो फर्स्ट स्टेट था वो क्लर्गी से रिलेटेड था, और इसके अंदर वो जो जो पुजारी पुरोहित जो भी चर्च में काम करने वाले व्यक्ति थे उनको क्या करते थे, एंजॉय प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ। उनको जो है ना कुछ जन्म से ही अधिकार मिले हुए थे, जैसे कि अगर वो पुरोहित
चर्च के घर में अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, कोई बच्चा अगर चर्च के घर में जैसे चर्च के अंडर में जो बच्चा का जन्म हुआ है तो उसको कुछ अधिकार मिले होते थे कि जन्म से ही इनको तो अधिकार मिले हुए हैं। सेकंड स्टेट जो था उसमें थे नोबिलिटी पर्सन, जो मतलब नोबिलिटी पर्सन के अंदर यहाँ आते हैं जो राज परिवार से संबंधित थे, ठीक है। नोबल पर्सन आ जाते हैं, जो रिच पर्सन थे या फिर जो राज परिवार जो था ना, राजा की फैमिली, उससे जो रिलेटेड पर्सन थे वो आ जाते थे। तो ये जो दोनों स्टेट थे, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट, इनके अंदर कॉमन चीज़ क्या थी? एक तो इनको जो प्रिविलेज बेस्ड ऑन द अर्थ, मतलब धरती पे उन्होंने जन्म लिया है तो उनको कुछ ना कुछ अधिकार वो जन्म से लेके आए हैं, ठीक है, कि ये राजा का बेटा है या राजा के परिवार से है तो इनको ये अधिकार है। एक था एक्सपेंशन फ्रॉम पे टैक्स, जो टैक्स जो चुकाते थे ना, टैक्स भरना होता था तो उसके अंदर उनको छूट होती थी। मतलब जो फर्स्ट स्टेट और जो सेकंड स्टेट है वो टैक्स पे नहीं करते थे, उनको उसमें रिलैक्स मिला हुआ था, इनको टैक्स नहीं देना था। तो ये उनके प्रिविलेज थे, जन्म से मिले हुए अधिकार। थर्ड स्टेट के अंदर आते थे पीजेंट्स, मर्चेंट्स, लेबरर, ठीक है, एंड अदर जो पर्सन थे वो तो किसान थे, व्यापारी थे, मजदूर थे, ये थे, और दे वर ऑब्लाइज्ड टू पे टैक्सेस और रेंडर सर्विस। तो उनको क्या करना पड़ता? थर्ड स्टेट को टैक्स देना पड़ता था और सर्विसेज, जैसे कि राजा के राजमहल में या जो फर्स्ट और जो सेकंड स्टेट है ना, उनके लिए ये अपनी सर्विस अवेलेबल कराते थे, ठीक है, और टैक्स भी देते थे। जैसे कोई पोर्टर है तो वो उनके लिए पोर्टर वाला काम करता था, कोई कारपेंटर था तो वो इन जो कैटेगरी है इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है वो इनका काम करता था। तो जो सारा वर्क है वो थर्ड स्टेट को ही करना पड़ता था उस टाइम। तो ये तो अनफेयर हो जाता था क्योंकि काम भी यही करते थे और लेबर मजदूर भी यही थे, मतलब लोअर कास्ट के भी थे, लोअर कंडीशन में भी थे, और उसके बाद में भी उनको टैक्स भी देना पड़ता था। तो इनकी जो कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी। इसी की तरह से यहाँ पे जो टैक्सेस चल रहे थे वो मेन कौन से टैक्स हम देखते हैं। एक तो था टाइथ, ठीक है, टाइथ जो टैक्स था, टैक्स लीव्ड बाय द चर्च, मतलब चर्च के लिए जो टैक्स जमा कराते थे ना उसको बोलते थे टाइथ, टैक्स की चर्च के वर्क के लिए। 1/10 ऑफ द जो टोटल इनकी प्रोडक्शन होती थी उसका 1/10 जो है उनको टाइथ जमा कराना पड़ता था चर्च के नाम पर। और दूसरा जो था वो टाइले जो टैक्स था वो पे टू डायरेक्टली टू द स्टेट जो है गवर्नमेंट है उसको मतलब सीधा ही जमा कराना पड़ता था, जो डायरेक्ट टैक्स में आता था। और ये जो टैक्स है, दोनों टाइप के जो टैक्स है वो ओनली थर्ड स्टेट को ही करवाने होते थे, फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट थे वो इससे फ्री थे। ठीक है, सोसाइटी की हालत तो ये थी कि 3 स्टेट में डिवाइड थी। उसके बाद में रीजंस फॉर एम्प्टी ट्रेजर, तो जो लुई 16 जब राजा बने थे तब उन्होंने देखा था कि उनका जो ट्रेजर, उनका जो खजाना होता है वो खाली था। देखिए, हर जब कोई भी पर्सन होता है, जब किंग बनता है तो सारा का सारा जो एम्पायर होता है उसके अंडर में होता है, हर चीज़ पे उसका अधिकार होता है, ठीक है। तो इसी तरह से जब लुई 16 जब राजा बने थे तो उन्होंने देखा कि जो पूरा का पूरा ट्रेजर था, हर राज परिवार का जो खजाना होता है, शाही खजाना, जिसको वो अपने डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, अपनी जनता के लिए यूज़ करते हैं और सेल्फ के लिए यूज़ करते हैं। तो उन्होंने देखा था कि ये जो खजाना उनको मिला था, ट्रेजरी जो थी उनकी तो खाली थी, तो फिर वो वर्क कैसे करे? तो खाली होने के कारण क्या थे, मतलब क्यों जो है वो ट्रेजरी उनकी खाली मिली उनको? तो लॉन्ग ईयर ऑफ वार, मतलब लंबे समय तक इनके वार होते थे। इंडियन ये जो स्पेन और जो फ्रांस थे ना, इनका काफ़ी टाइम तक युद्ध रहा था, लंबा, लगभग 7 ईयर्स का वार था इनका, 7 सालों से। तो इनकी जो लड़ाई चल रही थी, तो लड़ाई के अंदर फिर पैसे तो खर्च होते हैं, ड्रेन द रिसोर्सेज। अब जो वार होते हैं तो इनके जो रिसोर्सेज होते हैं वो धीरे धीरे ड्रेन होने लग जाते हैं, खाली हो जाने लग जाते हैं, ख़त्म होने लग जाते हैं, ठीक है। फिर मेंटेनिंग ऑन एक्स्ट्रा कोड ऑफ द इमेज प्लेस ऑफ वर्साइल, वर्साइल का जो महल था जिसमें राजा रहते थे, ठीक है, तो वर्साइल का जो महल था ना वो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही ज़्यादा शाही था, एक्स्ट्रा गॉड था वो, मतलब बहुत ज़्यादा शाही था। तो उसकी जो मेंटेनेंस का जो खर्चा था वो बहुत ज़्यादा आता था, उसको पहले बनाया गया, उस पर बहुत पैसे खर्च हुए, फिर एवरी ईयर उसको जो मेंटेनेंस डेली का उनका जो खर्चा था वो भी बहुत ज़्यादा होता था।
तो बहुत सारे पैसे उसमें खर्च होते थे, क्योंकि बड़ा महल था, उसका रख रखाव के लिए उनको बहुत सारे सर्वेंट चाहिए थे और उसका मेंटेनेंस भी कंटिन्यू चलता रहता था। तो उसमें उन्होंने काफ़ी सारे जो पैसे हैं वो खर्च कर दिए थे। और वार था तो वार के अंदर भी उनके पैसे खर्च हो गए थे। एक था थर्ड जो टॉपिक था वो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। उसी टाइम के अंदर अमेरिका जो है वो आज़ाद होना चाहता था और उसने भी इंडिपेंडेंट के लिए लड़ाई स्टार्ट कर दी थी। तो अमेरिका जो है वो किसके मतलब अंडर में था? अमेरिका जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी के अंडर में था। ब्रिटिशर्स जो था ना, उनका कब्ज़ा था अमेरिका के ऊपर। तो ब्रिटिश अमेरिका और फ्रांस दोनों के जो कॉमन एनिमी है वो ब्रिटिशर्स थे। यूएसए जिसको बोलते हैं अमेरिका के और फ्रांस के, दोनों के जो कॉमन एनिमी है वो ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने है वो फ्रांस पे भी अटैक किया था और यूएसए को भी अपने कब्ज़े में कर रखा था। तो दोनों के कॉमन एनिमी हो गए। तो जब अमेरिका अपनी इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहा था तो फ्रांस ने उसकी हेल्प की थी। ठीक है, फ्रांस ने उसको हेल्प की थी, उसको पैसे दिए थे, उसके लिए सेना भेजी थी। तो इसका भी फिर उनको मतलब उनके ऊपर कर्ज बढ़ गया था। ऑन द पेंडिंग पेइंग टैक्स, जो टैक्स चुकाने के अंदर भी जैसे किसी देश से उन्होंने लोन ले रखे थे तो उसके लिए भी उनको फिर आधा से ज़्यादा उनका जो पैसा था वो टैक्स में चला जाता था। फिर रेगुलर एक्सपेंसेस जो उनके डेली के खर्चे थे वो भी बहुत ज़्यादा थे। आर्मी, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड यूनिवर्सिटीज़। जैसे आर्मी थी, उनकी जो सेना है उसको सेना को हथियार भी चाहिए, उनको ट्रेनिंग भी चाहिए, उसको बेसिक फैसिलिटी भी चाहिए, जिससे आर्मी है वो एकदम प्रिपेयर रहे, कभी भी लड़ाई हो सकती है। और लड़ाई तो चल ही रही थी फ्रांस और स्पेन के अंदर, तो इसलिए आर्मी जो है उस पर बहुत सारा खर्चा होता था। फिर कोर्ट, उनका जो हमने देखा था शाही दरबार था, वर्साइल का जो पैलेस था उसका मेंटेनेंस का खर्चा। फिर गवर्नमेंट को चलाने के लिए गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय थे उनको भी सैलरी वगैरह देना पड़ता था, ऑफिस चलाने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ का मेंटेनेंस करने के लिए। तो जो बेसिक जो खर्चे होते हैं वो भी बहुत सारे थे इनके। टैक्स वाज पेड ओनली बाय द थर्ड स्टेट, और जो उनको पैसे आते थे वो टैक्स से आते थे, और जो टैक्स पे करने वाला तो ओनली थर्ड स्टेट ही था। फर्स्ट और सेकंड स्टेट तो पे ही नहीं करते थे, उनको तो छूट मिली हुई थी। तो इसीलिए जो उनको पैसे भी कम ही मिल पाते थे, क्योंकि जो थर्ड स्टेट है वो ऑलरेडी ही पुअर थे। उनको तो जैसे पीजेंट्स थे, मर्चेंट्स थे और लेबरर थे, तो उनको तो वैसे ही पैसे कम ही थे उनके पास, वो कम ही मतलब चुका पाते थे टैक्स। तो इसी वजह से उनके पास कम ही टैक्स इकट्ठा हो पाता था। तो बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से है वो इनको प्रॉब्लम्स आई। खजाना जो खाली हुआ था इसके बहुत सारे कारण थे। किंग वाज फोर्स टू इंक्रीज द टैक्स। अब ये सारी जो कंडीशन थी, हमने ऊपर जो अभी सारी कंडीशन देखी कि खजाना जो खाली हुआ था उसके क्या क्या कारण थे, इन सभी कंडीशन को देखते हुए किंग्स वो मतलब टैक्स बढ़ाने पे फोर्स होना पड़ा, मतलब मजबूरी हो गई कि राजा को पैसे कहाँ से आएंगे जिससे उसका खजाना वापस से भरे और वो जो उनके डेली के वर्क थे वो कंटिन्यू फ्लो करे। तो इसके लिए उनको टैक्स बढ़ाने पड़े। यही तो देखिए, हम हमारे यहाँ इंडिया में देखते हैं जैसे गवर्नमेंट होती है उसको हम लोग टैक्स पे करते हैं। हम जब टैक्स चुकाते हैं ना तो गवर्नमेंट उसी टैक्स के पैसे को हम पे खर्च करती है, रोड्स बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, हॉस्पिटल्स वगैरह बनाने में। तो जो हमारी एजुकेशन सिस्टम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी हमारी बेसिक फैसिलिटी होती है उसके लिए गवर्नमेंट है वो उस टैक्स वाले पैसे को यूज़ में लेती है। ठीक है, तो कभी कभी वेट बढ़ जाता है, कभी अलग टैक्स जो जीएसटी लागू हो जाता है, तो अलग अलग जो टैक्स होते हैं वो हमारे डेवलपमेंट में ही खर्च किए जाते हैं। तो उसी तरह पे उस टाइम हुआ था। लेकिन उसकी जो मेन प्रॉब्लम ये थी कि टैक्स जो था ना उनका सिस्टम सही नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ एक ही स्टेट से लेते थे। तो ये अनफेयर था, लोगों के साथ में भेदभाव वाली बात हो गई थी। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को देखते कि खजाना खाली है, अब उसमें पैसे कहाँ से आए, काम कैसे करें, तो इसके लिए जो राजा है उसको टैक्स बढ़ाना पड़ा। इसी के साथ में एक कंडीशन और हो गई, द स्ट्रगल टू सर्वाइव सब्सटेंस क्राइसिस। अब जो लोग हैं ना उनके अंदर जीने के लिए एक तो ये समस्या थी, लोगों परेशान हो गए थे टैक्स भरते भरते, और एक स्ट्रगल करने लगे सर्वाइव सब्सटेंस क्राइसिस, मतलब जीने के लिए जो उनको बेसिक ज़रूरत थी ना उसके लिए उनको क्राइसिस हो गई थी। तो ये भी इनके लिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसका मेन रीज़न था। देखिए, इसके अंदर कारण हुआ था कि पॉपुलेशन जो थी ना 1750 के अंदर 23 मिलियंस थी।
और यही 1789 जब रिवॉल्यूशन का टाइम आया उस टाइम बढ़ के 28 मिलियंस हो गई थी। तो जनसंख्या जब बढ़ी तो उनके लिए जो मतलब डिमांड जो थी, मांगे भी बढ़ जाती है। तो यही हुआ था, इंक्रीजेज इन द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स। तो जो फूड ग्रेन्स है उसकी डिमांड भी बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ी तो डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। और जब फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ी तो इंक्रीज द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन। तो फूड ग्रेन जो है ना इतना हो नहीं पाता था, ठीक है। इसके कारण क्या थे कि जैसे सूखा पड़ जाता था कभी, और कभी जो है उनकी जो ज़मीन है वहाँ पे अच्छी फसल हो नहीं पाती थी और उसमें से भी कुछ उनको टैक्स देना पड़ता था। तो सेटिस्फेक्शन नहीं था कि उनको पर्याप्त जो है वो खाना मिल जाए। तो जो गवर्नमेंट है उसको फिर उसके फूड ग्रेन की प्राइस बढ़ाने पड़े, ठीक है। जो ब्रेड के प्राइस थे, बेसिक जो उनको चीज़ें थी ना, रोटी, उसके भी उन्होंने काफ़ी दाम बढ़ा दिए थे। और वेजेस वर फिक्स्ड, लोगों की जो मजदूरी है वो तो फिक्स थी और फिर उनको ज़्यादा वो ख़रीद नहीं पाते थे। और कभी कभी क्या होता था, ड्राइड और हेल मतलब सूखा या बाढ़ आ जाती थी तो रिड्यूस हार्वेस्ट, जो फसल है वो भी रिड्यूस हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी। तो इसीलिए बहुत सारे कारण थे, ठीक है। तो बहुत सारे कारण थे जिससे सब्सटेंस का क्राइसिस आ गई थी। मतलब लोग एक तरह से महामारी जिसको बोलते हैं ना, क्राइसिस होना मतलब बहुत बड़ा भूचाल आ जाना। तो इस तरह की घटनाएं आई थी जिसकी वजह से लोग हैं वो परेशान हो गए, जनता जो है वो परेशान हो गई थी, उनकी क्राइसिस उनको काफ़ी सामना करना पड़ा था। तो इसीलिए ये जो चीज़ें थी, ये जो मेन रीज़न थे जिसकी वजह से लोगों ने क्रांति जैसे रिवोल्यूशन जैसा जो काम था ना उसको करने पर वो मजबूर हो गए थे। तो सबसे पहले तो हमने यही देखा कि कंडीशन क्या थी सोसाइटी की। तो सोसाइटी में 3 स्टेट, जो थर्ड स्टेट है उस पर फोर्स था। उसके बाद में टैक्स बढ़ा दिए गए जनता के ऊपर, ठीक है। और मज़दूर थे उनका शोषण होने लग गया। और उसके बाद में जो थर्ड मेन चीज़ थी कि इनका जो बेसिक जो नीड थी फूड ग्रेन, ठीक है, तो उनके जो खाने की समस्या आ गई थी, है ना, क्राइसिस। तो सर्वाइवल, लोग जीने के लिए फिर संघर्ष करने लगे। 3 मेन कारण हैं जिनकी वजह से क्रांति आगे बढ़ी। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और इसको आप बुक के अंदर एक बार वापस से रिवाइज करके देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।